क्लास 9 का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। तो इसके पहले शिक्षा एजुकेशन क्या पढ़ाना है मुझे, एजुकेशन। उसके पहले क्या हमने पढ़ रखा है, इसके बारे में जैसे जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। और उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, बताओ विलास की कहानी, और इसके बारे में शकल की कहानी। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं एजुकेशन के बारे में। जो एजुकेशन के लिए जो सरकार है अपने तरफ से बहुत ही अलग अलग कदम उठा रही है, अच्छे अच्छे कदम उठा रही है। उसके लिए बहुत सी जैसे पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही है। क्या चलाई जाती है? तो पंचवर्षीय योजना ये बहुत शुरू में चला दी गई थी, सन 1951 से में ही स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, तो बात ये हो रही है कि अब उसमें हमने जैसे एग्जाम्पल देखा सकल। तो सकल ने क्या किया था, कितने तक पढ़ाई किया था, वो पहले 12वीं तक पढ़ाई किया था। 12वीं करने के बाद कंप्यूटर वगैरह कर लिया था, है ना। कंप्यूटर सीखने के बाद उसने क्या किया था, जा करके तो मतलब बाहर से जॉब मिल गई थी। बाहर उसको क्या मिल गई थी, प्राइवेट, हाँ प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई थी। तो उसको क्या हुआ था, तो इस तरह से कर रहा है कि एजुकेशन लेने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद अलग अलग क्या है, क्षितिज यानी रास्ते लिख लो, इसकी मीनिंग लिख लो। क्षितिज में क्या होता है, रास्ते, अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं। तुम्हारे बुक में दिया हुआ है क्षितिज लिखा हुआ है एक वर्ड। तो कह रहे हैं कि क्षितिज यानी अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा कब होता है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग प्रकार की क्या होती है, आकांक्षाएं। तो बताओ किसी के अंदर आकांक्षाएं कब आती हैं, आकांक्षाएं यानी इच्छाएं, आकांक्षाएं यानी इच्छाएं कब आती है, जब देखो किसी के कब कमाने की इच्छा होगी, मेरे को कमा करके क्या है कि एसी ले लूं, कमा करके गाड़ी ले लूं, नहीं तो कब ऐसी इच्छाएं आएंगी बताओ, एजुकेटेड हो। हाँ, इधर आना तो तुम बैठ जाना, तो इधर आना सीट पे, इधर आना सीट बैठ जाओ। हाँ, तो क्या बता रहा हूँ मैं कि अलग रास्ते पे जाते हैं, इच्छाएं मन में आती है कि मैं ये पढ़ा, क्योंकि जब कोई पढ़ लिख लेता है तो पढ़ने के बाद क्या होता है कि वह कौन सी जॉब करनी है, हाँ कौन सी जॉब करनी है कौन सी नहीं करनी है, वो क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। ठीक है, और अच्छा वो जब वो कुछ काम करेगा तो उसकी राष्ट्रीय आय में कुछ बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ कि मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, जो भी पैसे है इनकम ट्यूशन के, तो उस पैसे को बैंक में ले जाकर जमा कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। और जब बैंक में जमा कर रहा हूँ तो देश की इनकम बढ़ रही नहीं, बढ़ रही है। देश की जो इनकम है, इनकम यानी अर्थव्यवस्था है। इनकम क्या है, अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे ही कोई भी अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर वह देश के लिए मतलब अपने कमाई के लिए कोई भी साधन तरीका अपना रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई भी व्यवस्था क्या कर रहा है, हाँ कोई भी तरीका अपना रहा है, तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर रहा है। अच्छा, केवल राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि नहीं होगी, सांस्कृतिक आय में भी वृद्धि होगी, सांस्कृतिक समृद्धि होगी। सांस्कृतिक समृद्धि का मतलब क्या होता है कि हमारे पास पैसा रहेगा तभी हम पूजा पाठ करवाएंगे, हमारे पास इनकम नहीं रहेगी कहाँ से पूजा पाठ करेंगे, कहाँ से हम रामायण करेंगे, कहाँ से हम जागरण करेंगे। ठीक है, तो संस्कृति, हम अपनी संस्कृति, हमारी जो परंपरा, हम उसको क्या कर सकते हैं, जीवित रख सकते हैं, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा कब हो पाएगा कि हमारे पास पैसे होंगे, इनकम होगा, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत रहेगी। समझ आई बात? हाँ, और शिक्षा के लिए क्या क्या, इसीलिए गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने, कि खासकर लड़कियों को बहुत ज्यादा पैसे लगाया है। कैसे लगाया है, मतलब इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट करने का मतलब लड़कियों के लिए खर्च किया है। हाँ, उनके लिए अलग अलग स्कूल खोले हैं, नवोदय विद्यालय, क्या मतलब विद्यालय खोले गए हैं। हाँ, इनमें लड़कियों के लिए पूरी तरह फैसिलिटी दी जाती है, वहाँ पे जा करके रह करके वो पढ़ाई कर सकती है वहाँ पर। ठीक है, अब ये लड़की आई थी हमारे यहाँ, वो विक्रम को जानते हो तुम, उसकी बहन पूजा बच्चे नहीं पढ़ती है, अभी वो 10th क्लास में स्टैंडर्ड में आ गई है। तो ऐसा कैसे हो संभव पाया, क्यों? क्योंकि वहाँ पर लड़कियों को पढ़ने के लिए पूरी व्यवस्था, पूरी फैसिलिटी, खाने पीने रहने, एक भी पैसा कोई अपने पास से नहीं खर्च करना होता है। केवल एडमिशन के समय कुछ हजार, 1-2 हजार लग जाते हैं बस, बाकी सारी चीजें फ्री है। तो कितना फायदा होता है कि नहीं, प्राइवेट जैसी व्यवस्था है सब कुछ। तो ये कह रहा है कि सरकार ने नवोदय विद्यालय और बहुत से केंद्रीय विद्यालय जो हर किसी के लिए है, बाकी जो एनसीईआरटी जिसमें तुम पढ़ रहे हो, तो सरकार ने ही तो खोल रखी है सर। तो ऐसे अलग अलग स्कूल यानी विद्यालय सरकार ने खोल रखे हैं कि क्या करने के लिए, बच्चों को एजुकेट करने के लिए, शिक्षा देने के लिए। राइट, समझ आगे बात? और आगे पढ़ लेना। तो और आगे कुछ टॉपिक इसमें बचा हुआ शिक्षा, कुछ और बचा हुआ था मैं बताता हूँ। हाँ, ये कह रहे हैं
कि शिक्षा योजना पर जो पंचवर्षीय योजना में नाम लिया था ना शुरू में, ये कह रहे हैं जो पंचवर्षीय योजना है इसके तहत कह रहे हैं 151 करोड़, कितना 151 करोड़ इतना रुपए क्या किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है 5 साल में। कितने सालों में? अब 10वीं पंचवर्षीय योजना में 43,000, अच्छा कह रहे हैं कि पहले केवल 151 करोड़ लगा था, 5 वर्ष में कितना करोड़ खर्च किया गया था। अब जाकर के यह जो रुपए है वो 43,000 कितना हो गए 8,825, इतना करोड़, तो कितना ज्यादा खर्च किस पर किया जा रहा है, स्कूल यानी एजुकेशन, किस पर, एजुकेशन शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। कहाँ है ध्यान, हाँ बताना, एजुकेशन पर कितना इस समय सरकार खर्च कर रही है, हमारी सरकार इसमें कितना खर्च कर रही है एजुकेशन पर, 180 बढ़ जाएगा। अभी देखने के ध्यान से देखें कितना खर्च कर रही है बच्चों, 43,825 करोड़ रुपए इस समय खर्च कर रही है। और ज्यादा बढ़ा दिए, जैसे मोदी सरकार आई है तब से क्या है और ज्यादा खर्च बढ़ा दिया शिक्षा पर। हाँ तो अलग अलग टेबल दे रखा है, उसको भी पढ़ लो। और कह रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद का क्या शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जीडीपी, क्या होता है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस लिख लो, ग्रॉस डोमेस्टिक, क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ तो इससे हमारी क्या होती है, जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये बढ़ती है हमारी क्या, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू, देखो अब इसका क्या मतलब, सकल घरेलू उत्पाद क्या है कि चाहे वह प्रथम क्षेत्र, क्या प्राथमिक क्षेत्र, क्या होता प्राथमिक क्षेत्र पता है ना, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर हो, और चाहे सेकंड क्या द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय का मतलब क्या आता है बताओ एग्जाम्पल, सेकेंडरी सेक्टर में विनिर्माण, तो इनके द्वारा विनिर्माण में इनके द्वारा जो भी चीजें तैयार होती हैं ये सब क्या कहलाती हैं, हमारे सकल घरेलू उत्पाद है। तो देखो अब जब कोई पढ़ेगा लिखेगा तो कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, अब उस कंपनी में पहले थोड़ा से कम पढ़े लिखे थे तो वह दिन भर में मान लो 24 मोबाइल तैयार कर रहे थे, कितना, 24 मोबाइल तैयार कर रहे थे। अब जब पढ़ लिख करके जो पहुंचे हैं वहां पर तो दिन भर में क्या 24 घंटे के बजाय 240 तैयार कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा है, उनको सब कुछ है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो गया है। तो इससे क्या फायदा हो रहा है कि विनिर्माण जो में क्या हो रहा है, उत्पाद में बढ़ोतरी हो रही है, प्रोडक्शन में क्या हो रही है, नारी में ऐसे बोल रहा हूँ, हाँ इंक्रीज हो रही है। तो वही कह रहे हैं कि ऐसा कब संभव पाया है, जब इसको ना शिक्षा से मैं जोड़ रहा हूँ, किससे जोड़ रहा हूँ, इससे, ठीक है ना, ये ऐसा कब संभव पाया है, जब लोगों का एजुकेशन हुए हैं, लिए हैं, शिक्षा लिए हैं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ऐसे क्या होते हैं नेटवर्किंग का कोर्स करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा नॉलेज लेते आते हैं, ठीक है ना। और आगे रीड करना, और आगे क्या बता के आ रहे हैं बच्चों, ये जो साक्षरता है, साक्षरता यानी पढ़ने, लिटरेट, क्या होता है, लिटरेसी रेट, क्या होता है, लिटरेसी, साक्षरता, साक्षरता यानी जो लिटरेसी है ये क्या हो रही है बच्चों, ये तुम्हारे राइट्स है, क्या हमारे राइट्स, हमारा अधिकार है, हमें पढ़ने का क्या पूरा पढ़ा होगा ना, शिक्षा अधिकार क्या होते हैं, छह मौलिक अधिकार, पढ़े अपने पढ़े हो, तो शिक्षा का अधिकार उसमें है कि नहीं है, तो वही कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है, और इस अधिकार के कारण क्या है कि हमको इसको लाभ उठाना चाहिए, हमको इसका लाभ उठाना चाहिए। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है, मतलब क्या है, तो कहीं पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं तो कहीं पर कम पढ़े लिखे होते हैं, है ना। तो जैसे अब कह रहे हैं कि जो महिलाओं में, कहाँ पर, महिलाओं में कह रहे हैं बहुत से, जैसे गाँव वगैरह में तुम चले जाओ तो वहां पर अभी भी क्या देखोगे, महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा क्या साक्षरता दर 50% कम है, 100% क्या है, क्या मतलब इसका, ज्यादा पढ़े लिखे कि पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो क्यों, क्योंकि वहां पर महिलाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, महिलाओं का मतलब क्या है कि लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये तो बहुत मतलब 10 साल पहले की बात है, सोच लो,
बट अब है कि काफी स्कूल वगैरह खोले जा रहे हैं, और चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, अब क्या किया जा रहा है, लड़की हो चाहे लड़की हो, हर किसी को स्कूल भेजा जा रहा है। ठीक है, बहुत ऐसे कम दो जैसे जनजाति जो इलाके हैं जहाँ पर जैसे छत्तीसगढ़ का नाम सुने हो, जहाँ पे आदिवासी पाए जाते हैं, तो उन इलाकों में क्या है, अभी भी वहाँ पर साक्षरता दर बहुत कम है। साक्षरता दर क्या है वहाँ पर, खास करके जहाँ पे लड़कियों की हम बात करें, औरतों की यानी फीमेल की, महिलाओं की, तो बहुत कम है वहाँ पर। ठीक है ना, क्या चीज कम है, लिटरेसी रेट। ठीक है ना, हाँ। अब और बता क्या रहे हैं, केरल के कुछ जिलों में कह रहे हैं कि साक्षरता दर 96% है। कहाँ पर, केरल, केरल एक राज्य है क्या, तो केरल में कह रहे हैं कि 96% है, कहीं कहीं वहाँ पर कितना साक्षरता दर, क्या चीज सही है, साक्षरता दर क्या चीज, साक्षरता दर कितनी आएगी, 96% है। जबकि वही मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि 30, कहाँ पर, एमपी में, मध्य प्रदेश कहाँ पर, हाँ ये 30% से भी कम है, कह रहे हैं 30% से भी, सोचो कितना अंतर है कि नहीं। और कुछ भागों में ये कर रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा देखा जाए जहाँ पे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं केरल में, है ना, और मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 30% ही केवल पढ़ रहे हैं, केवल। और इस तरह से प्राथमिक प्रणाली भारत के 5 लाख से भी अधिक गांवों में फैली हुई है। जैसे जो इस तरह साक्षरता के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, शिक्षा के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, 5 लाख से अधिक गाँव में यह फैला हुआ कार्यक्रम। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई के बीच, बोलो, खत्म करने के उच्च दर ने, हाँ, बीच में छोड़ने की दर, उच्च दर ने कमजोर कर दिया। कर रहे हैं कि अब क्या होता है कि बच्चों कोई 8वीं तक पढ़ करके पढ़ाई छोड़ देता है, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं 10वीं तक करके पढ़ाई उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि देखा जाता है कि 10th के बाद या 12th के बाद की जो साक्षरता दर है उसमें भी गिरावट देखी जाती है, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जो बच्चे क्या होते हैं, बैकग्राउंड जिनका काफी पुअर होता है या गरीब फैमिली से बिलोंग करते हो, तो क्या करने लग जाते हैं, किसी काम में लग जाते हैं। इसीलिए अब कह रहे हैं कि अगर 6 से 14 साल तक, 6 से 14 वर्ष के बीच में कह रहे हैं कि आय वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2000 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के दिशा में सर्व शिक्षा अभियान, कौन सा अभियान चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है, तो लिख लो क्वेश्चन लिख लो, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, अभियान क्या है, तो क्या है सर्व शिक्षा अभियान, देखो यहीं पे है आंसर दिया हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान कर रहे, यहाँ से लिख लेना, कहाँ से लिखोगे, 6 से 14 वर्ष, कहाँ से लिखोगे इसका, 6 से, मिल गया कि नहीं मिल गया सबको, मिल गया 6 to 14 ईयर्स आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को, सभी हाँ, मतलब जो स्कूल जाने लायक बच्चे हैं, जो 4 साल के अगर हो गए हैं तो स्कूल जाने लायक हो गए, और 14 वर्ष तक की आयु तक वह शिक्षा लेते रहेंगे। शिक्षा क्या है, और यह 2010 में कब यह लागू हुआ बता दो, और 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। बस यहाँ तक पास कर दे, 8वीं तक, कम से कम 8वीं, देखो 8 से 14, 8 से 14 साल का हो जाएगा बच्चा, यानी 8वीं क्लास तक पास कर दिया था। यही कारण तो है कि तुम्हें 8वीं तक तुम पास हो जाते हो, फिर 9th में आते कुछ पता ही नहीं होता है क्या है, पूछा जाए इकोनॉमिक्स स्पेलिंग तो नहीं बता पाओगे, पूछा जाए अर्थशास्त्र किसके बारे में पढ़ते हो कि नहीं पता होता है, ऐसा बहुत से बच्चे होते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए क्योंकि उन 8th क्लास तक क्या है, कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी कुछ जाते हैं, कभी कुछ नहीं जाते हैं, तो इसलिए वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें तो पास हो जाना है कि नहीं। लेकिन क्या है, जिन बच्चों को समझ में आ जाता है कि हम पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपने करियर के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो पढ़ने लग जाते हैं। राज्यों और स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की एक समयबद्ध पालन कर रहे हैं कि केवल इसमें सरकार का ही रोल नहीं है। कह रहे हैं कि हाँ वहाँ जैसे जहाँ की जनसंख्या पढ़ लिख रही है तो वहाँ के जो समुदाय होते हैं, समुदाय का मतलब जैसे ये होते हैं तुम्हारे ग्राम प्रधान होते हैं, नहीं होते गाँव में, पंचायत होती है। तो इन लोगों का काम है कि वहाँ के हर एक बच्चे को स्कूल तक पहुँचाना। अब तुम कहोगे कि घर घर जाके पहुँचाएंगे, नहीं, अब जाकर कम से कम पूछ तो सकते हैं, क्या स्कूल में जाकर पूछ तो सकते हैं कि किस स्कूल के बच्चे और किस घर के बच्चे नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, किस घर के आ रहे हैं नहीं, या उस घर के बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, इतना तो पूछ सकते ही हैं भाई। जब उनको काम दे रखी सरकार ने कुछ तो फायदा होना चाहिए, नहीं, जिम्मेदारी होती है इनकी। कह रहे हैं इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, नामांकन यानी संख्या बढ़ाने के लिए, क्या नामांकन यानी हाँ वही क्या करते हैं उसको, संख्या यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन, उसमें एजुकेशन में उनकी संख्या बढ़ाने के लिए नामांकन, क्या लिखा, नेम लिखा होगा, एनरोलमेंट, हाँ स्पेलिंग ENROLMENT, हाँ ठीक है, एनरोलमेंट डबल एल है, नहीं एक ही है, एनरोलमेंट ROL एक और है डबल आता था हाँ डबल एल FENT मतलब डबल एल कर रहे सर नहीं है, बुक में लिखा है, डबल एल लिख सकते हो, ठीक है ना, एनरोलमेंट है। तो कह रहे हैं कि एनरोलमेंट यानी नामांकन बढ़ाने के लिए, कहाँ पर, स्कूल में, कहाँ पर, स्कूल यानी विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के लिए कि ज्यादा ज्यादा बच्चे स्कूल जाएं, बच्चे क्या है स्कूल जाएं। ऐसा करने के लिए सरकार ने क्या है, मिड डे मील स्कीम, अलग अलग तरीके अपनाए हैं। जैसे पहला है कार्यक्रम सेतु पाठ्यक्रम, सेतु पाठ्यक्रम, मिला कि नहीं मिला, हाँ तो अब हैप्पीनेस की क्लास शुरू हुई है ना, वो तो मनीष सिसोदिया ने, शिक्षा मंत्री हमारे दिल्ली के, क्या शुरू किया है, हैप्पीनेस क्लासेस। तो अब यहाँ पे बात हो रही है जो सेतु पाठ्यक्रम है 2010 में ही उधर लागू कर दिया गया था। तो सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर, और दूसरा क्या आएगा, स्कूल लौटो शिविर, हाँ स्कूल लौटो शिविर, शिविर का मतलब वही है, मतलब वो हॉस्टल टाइप में है। हाँ तो वहीं पे जाकर के अपने भी शिक्षा लेते हैं। तो स्कूल लौटो शिविर और कर प्रारंभ किए गए हैं कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की जा रही है, यानी मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में स्टार्ट हुआ था ना 2010 में, क्या चीज बोलो, मिड डे मील तो सबसे पहले 2010 में केरल में स्टार्ट हुआ था। हाँ पहले केरल वगैरह में, फिर धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में शुरू कर दिया गया था। तो कहना जो सेतु पाठ्यक्रम क्या है और कौन सा स्कूल लौटो शिविर, तो क्या होता है सेतु पाठ्यक्रम, ब्रिज कोर्सेज, और स्कूल लौटो शिविर क्या होता है, बैक टू स्कूल, बैक टू स्कूल, बैक टू स्कूल। ब्रिज कोर्स का मतलब बच्चों को क्या करना, जोड़ना, स्कूल से जोड़ना, ठीक है। और स्कूल लौटो शिविर का मतलब वही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है स्कूल से अपने जाकर के एडमिशन ले, क्या करें बच्चे एडमिशन, ठीक है ना, हाँ ये चीज है। उसको अलग अलग नाम से चलाया जा रहा है, इसीलिए। और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए मिड डे मील क्या है, क्या लंच, क्या कहते हैं हिंदी में, मिड डे मील क्या कहते हैं, दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन, उसमें अलग अलग खाने की चीजें दी जाती है, ठीक है। उसमें भी डे वाइज होता है, अलग अलग होता है वो, किस दिन कौन सा भोजन पूरी सब्जी दिया जाएगा, ठीक है, चावल पूरी सब्जी मिलती है, कड़ी चावल अभी बार को चावल आती है, हरे चावल भी आते हैं, सही है, सबसे बेकार तो ये होता है, सबसे बेकार क्या चावल हरे चावल में खीर भी आती है, खीर भी आती है, दलिया भी आता है। अच्छा ये बताओ जब से केजरीवाल सरकार आई है तब से आ रही है कि उसके पहले से पहले खा रही थी तो पहले से आती थी? खीर भी है क्या? अब तो फ्रूट्स भी हमारे में मिलते भी आई हैं, है।
और एक एजुकेशन भी बड़ी सही है। ये तो ऐसा तो बोलोगे त्योहार चूंकि एक बार ये काफी सुधार हुआ है, स्कूल में काफी सुधार हुआ है। लेकिन जब से केजरीवाल आया नए डब्बे आ गए स्कूल में। हाँ स्कूल में डब्बे आ गए क्या मोटे इसके से। नजर पे? मध्य अच्छा, पैक होकर के आता है पूरा? हमारे स्कूल लेकिन बच्चों को पैक होकर खाना मिलता है? अरे नहीं सभी डब्बे है ना पूरा खाना अच्छा, वो खाना पैक मिलता है ना आता है। हाँ, वो पैक गर्मा गर्म आया। हमारे पास स्कूल में क्या नहीं हमने सब डब्बे हाँ सही है। बहुत सही हो गया। अगर खाया करो। चलो आप सुनो आगे। क्या है बच्चों की 12वीं क्वेश्चन निकलो एक। 12वीं योजना में सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करेगी? कितना व्यय कर रही है? तो क्योंकि जो 12वीं योजना जब चली है तो उसमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्योंकि वो योजना क्या होती है, हर 5-5 साल में बदलती रहती है। 5-5 वर्ष में क्या होती है? जैसे अभी इस समय कौन सी योजना चल रही है? स्वच्छता अभियान चल रहा है। कौन सा अभियान चल रहा है? क्लीन प्लान चल रहा है। तो 12वीं योजना में सरकार ने किस पर ज्यादा व्यय किया था? शिक्षा पर। ठीक है, तो कितना खर्च किया था? तो कह रहे हैं कि अभी तो कितना 12वीं योजना में 3% कितना खर्च हो रहा है? पूरे हमारे बजट, पूरे देश की जितनी अर्थव्यवस्था है उसका मतलब हमारी सरकार जितने रुपए खर्च करती है सारी चीजों पर, जैसे रेलवे में और टीचर्स लाइन में यानी एजुकेशन में, उसके अलावा रेलवे और एजुकेशन के अलावा और क्या बचा? एयर फोर्सेज में यानी फोर्सेज में, सेनाओं में, आर्मी में वो खर्च होता है नहीं, अलग अलग फोर्स क्या बनते हैं? हाँ होते ना, एक वायु सेना, थल सेना, जल सेना, तो अलग अलग सारी जगहों पे खर्च होती है। तो पूरे बजट का कह रहे हैं कि 2015-16 में हमारी सरकार 3% खर्च कर रही है। कितना परसेंट खर्च कर रही है? 3%। हाँ 3% खर्च कर रही है। जबकि 1951-52 की अगर हम बात करें तो उस समय केवल कितना परसेंट खर्च होता था बता दो? 0.64% खर्च होता था। ठीक है ना? हाँ मतलब 1% भी खर्च नहीं होता था, 1% भी शिक्षा पर खर्च नहीं होता। अब इस समय 3% तो खर्च हो रहा नहीं। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि ये तो 2015-16 की बात है, लेकिन ये जो RBI है क्या था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इस बैंक ने क्या किया कि जब 2017-18 में सर्वे किया तो क्या देखा कि जो GDP है हमारे देश की, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, क्या कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, बात है उसमें कह रहे हैं कि केवल 2.7% ही खर्च हो पा रहा था। कितना परसेंट खर्च हो पा रहा था? हाँ ये बात यहाँ से समझ लो कि कह रहे हैं कि शिक्षा पर जो खर्च है वह 2.7% ही हो पा रहा था किस सन में? फिर जब से मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार तो 2016 में आ गई थी, तो फिर भी एजुकेशन में क्या हो गया था? थोड़ी सी कमी हुई थी। क्यों? कि हुआ एजुकेशन पर से थोड़ा हटा करके आर्मी पर ज्यादा खर्च करने लगा। ठीक है ना? अच्छा, लेकिन फिर एजुकेशन पे दोबारा से खर्च बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ा दिया है। हाँ, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो एजुकेशन में बहुत खर्चा हो रहा है। और तो और कहना है कि अगर हम साक्षरता दर की बात करें, क्योंकि एक अलग से क्वेश्चन निकलो कि इस समय हमारे देश की साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता दर तो देखो, अगर 2010-11 में पूछेगा तो कहोगे 74% और इस समय करीब 80% है। कितनी है हमारे देश की साक्षरता दर? 80। मतलब अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं ना लोग, ज्यादातर क्या होते जा रहे हैं लोग? बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, पूरे देश की, केवल एक राज्य की बात नहीं हो रही है। और अगर 2010 की बात करें 11 की तो उसमें साक्षरता दर कितनी थी? 74% थी। और जिस समय भारत आजाद हुआ था उसके साल भर के बाद जब पता चला था तो उस समय कितना परसेंट थी साक्षरता दर? 80% किया। कब का? 80% आज की अभी की है। ठीक है ना? तो इस तरह से साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या बनेगा? हाँ, इंग्लिश में क्वेश्चन क्या बनेगा? Yeah, what is the literacy rate in this time? Yeah, in 2020. ठीक है, इसका आंसर वही है 80%।
लिखने में अपनी भाषा में इस समय हमारे देश की साक्षरता दर कितना परसेंट है? 18%। ठीक है, कितना परसेंट? 80%। हाँ बोले हो 80% है। ठीक है, हाँ उसको नहीं समझ में आएगा, वह वीडियो देखेगा, अच्छे समझ के तो लिख लेगा, नहीं लिखेगा। और इसमें क्या, अच्छा ये जो देखो दिया हुआ है क्या 1950-51 में, जैसे तुम्हारे में जो पुरानी बुकें होंगी पुराने तरीके से दिया होगा, लेकिन मैं इसमें समझा दे रहा हूँ। तो 1950-51 में महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी? महाविद्यालय यानी कॉलेज, कॉलेज की संख्या कितनी थी? 750। और यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी थी? और कितने विद्यार्थी विद्यालय जाते थे? 2,63,000। शिक्षक कितने थे उस समय? 24,000। अब ये देखो कि 2050 के बाद 1990 में, किस सन में? हाँ 1990 में, 90 में यानी कितने साल के बाद? बोलो, मत नहीं आती है क्या कुछ? 1951 बोला था ना हमने पीछे। हाँ तो 51 मान लो या 50 मान लो, तो 50 के बाद 90 कितने साल के बाद आएगा? 40 साल। और 1990 में से 1950 मान 40 वर्ष। 40 वर्ष तो जो गणना में करना है 40 साल लगा दोगे। तो कह रहा है कि 40 ईयर्स का डिफरेंस होने के बाद ये देखा गया कि क्या देखा गया, जो कॉलेजों की संख्या थी, कॉलेजों की महाविद्यालयों की संख्या है वह 750 से बढ़कर के कितना हो गया? 7,346 हो गया। पूरी बात समझ में आई है? क्या समझ में आई कि कॉलेजों की संख्या कितनी बढ़ गई? 7,340। कितने साल में? 40 साल में। हाँ 7,340। अच्छा और ये कह रहे हैं कि 1998 क्या कि 46 देख लेना। अच्छा क्या नाम है? विश्वविद्यालयों की संख्या, विश्वविद्यालयों की संख्या है कितने? हाँ बताओ। 177, यानी कितना, देखो कितना ज्यादा विश्वविद्यालय बढ़ गए नहीं। अब विद्यार्थियों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई? ये 2 लाख से बढ़कर कितने हो गए? 49,45,000। और शिक्षकों की संख्या देख लो 24,000 से बढ़कर के 2,72,000 हो गई। ठीक है ना? और ये 98-99 में क्या हुआ? 11,000। तो पढ़ लेना इसको, ठीक है ना, टेबल पूरा एक बार। अच्छा इस समय की देख लो 2016-17 की, इस समय करीब करीब कितने महाविद्यालय हैं हमारे देश में? 42,338। ये तो 2016-17 की है। तो अगर हम आज 2020 की हम बात करें, ये मान के चलो कि करीब करीब 42,500 42,000 महाविद्यालय होंगे और 800 विश्वविद्यालय होंगे। कितने होंगे? 800 विश्वविद्यालय। अगर 795 है, एक आध दो तो बने हैं कई विश्वविद्यालय। विद्यार्थियों की संख्या तो करोड़ों में पहुंच गई। विद्यार्थियों की संख्या क्या हो गई? और लाखों में किसी संख्या पहुंच गई? शिक्षकों की संख्या। ठीक है ना? कर लेना, इतना नोट कर लो। चलो और हाँ, और इसके आगे क्या है? आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। ठीक है? क्या बच्चों आप स्वास्थ्य के बारे में क्लास 9 का क्या इकोनॉमिक अर्थशास्त्र है, चैप्टर सेकंड का है टॉपिक स्वास्थ्य, हेल्थ क्या होता है। ठीक है, चैप्टर सेकंड का है। तो क्या है हेल्थ के बारे में देख लो। फर्म का मकसद है, फर्म क्या होते हैं? अलग अलग संस्थाएं होती हैं। अलग अलग क्या होती है बच्चों? संस्थाएं। तो ये जो फर्म्स होते हैं, इन फर्म का काम क्या होता है कि यहाँ भारत के मतलब हमारे देश के हर एक नागरिक के स्वास्थ्य का देखभाल करना। क्या काम करना? अब देखभाल कैसे किया जाएगा? जब हॉस्पिटल अलग अलग खोले जाएंगे, अलग अलग छोटे छोटे क्या खोले जाते हैं? स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं। क्या खोले जाते हैं? स्वास्थ्य केंद्र। हाँ हेल्थ सेंटर क्या बोलते हैं? कहाँ है यहाँ का पता है? हाँ मोहल्ला क्लिनिक तो अब खोले जा रहे हैं। हेल्थ सेंटर कहाँ है? नहीं पता तुम्हें? घंटा घर पे है गवर्नमेंट स्वास्थ्य केंद्र। गवर्नमेंट का जो होता है। हाँ गवर्नमेंट का बताओ। ठीक है, घंटा घर से पहले ही हाँ सेंटर वही तो। हाँ स्वास्थ्य केंद्र। हाँ जहाँ पर छोटे बच्चों को टीका वगैरह हाँ डिस्पेंसरी तो अलग ही होती है। जो स्कूल के बाहर भी होती है उसको लोगे हमारे
अरे किसी बच्चे को चोट लग जाती है ना, हाँ। उसे वहाँ लेके जाते हैं, उसका फ्री में होता है। हाँ, वो तो ट्रीटमेंट मतलब हो गया वो भी। हाँ, वहाँ पर भी लेके जा सकते हैं, स्वास्थ्य केंद्र में भी। यहाँ पर ज्यादातर महिलाओं को और बच्चों को लेकर जाते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि जो खराब स्वास्थ्य होने के चलते स्वस्थ श्रमिकों के समान काम नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं जो आदमी, जो व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो बताओ स्वस्थ, जो अस्वस्थ होगा या रहेगा, तो वह स्वस्थ व्यक्ति की तरह काम करेगा? स्वस्थ की तरह नहीं सर। 100% की तरह काम कर पाएगा? नहीं। जब काम नहीं कर पाएगा तो भले पढ़ा लिखा रहेगा, भले एजुकेशन रहेगा, क्या चीज अस्वस्थ लिखाना है? नहीं, ये अस्वस्थ पर्सन की बात हो रही है, आदमी की बात हो रही है। देखो एक होता है स्वास्थ्य, क्या है, ठीक है। और ये स्वस्थ और अस्वस्थ क्या होते हैं? देखो स्वास्थ्य क्या होता है, उनका हेल्थ कैसा है, और ये अस्वस्थ का मतलब क्या है कि वो आदमी कैसा है, किस कंडीशन में है, ठीक है। आदमी, स्वस्थ आदमी, ठीक है। अब थोड़ी अस्वस्थ आदमी ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है, अस्वस्थ आदमी। तो कह रहे हैं जो स्वस्थ आदमी रहेगा वो अच्छे से काम करेगा, जो अस्वस्थ रहेगा वो तरीके से काम नहीं करेगा। इसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी क्षमता को हासिल करने। अब जब स्वास्थ्य सही रहेगा, अब मेरे अंदर कभी तुमने देखा होगा कि हल्का फुल्का बुखार आ भी जाता है, क्या छुट्टी करता हूँ तुम्हारी? कभी नहीं, कभी करता हूँ। तुम बताओ किसी को याद हो तो, पूरे साल में कभी बुखार के नाम पे मैं छुट्टी कर रखा हूँ? बुखार के नाम पे कभी किया हूँ? खांसी के नाम पे कभी किया हूँ? क्यों? क्योंकि मैं अपने स्वास्थ्य को क्या है, मेंटेन करके रखता हूँ, ठीक है। तो जब मेंटेन करके रखता हूँ तभी तो समय पे तुम्हें सही तरीके से शिक्षा दे पाता हूँ, एजुकेट कर पाता हूँ। तो ये काम क्या होता है कि हर एक नागरिक को रखना होता है। और यदि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो अपना स्वास्थ्य नहीं रख पाते हैं, तो उनके लिए अलग अलग सरकार ने क्या कर रखी है, स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे हॉस्पिटल हो गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे डिस्पेंसरी हो, अलग अलग तरह की करके व्यवस्था है। अब बीमारियों से लड़ने की कर रहे हैं, हाँ वही बता रहे हैं कि जो स्वस्थ आदमी रहेगा उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत ज्यादा होगी या कम होगी? और जो अस्वस्थ रहेगा हमेशा फलसी बात है, कम होगी। अब इसका भी योगदान देश के विकास पर पड़ता है, यानी देश के विकास में होता है। किसका? स्वस्थ और अस्वस्थ होने का, यानी हेल्थ का। किसका? हेल्थ का। जैसे पूछा जाएगा ना कि देश के आर्थिक व्यवस्था में, जैसे एक क्वेश्चन आता है ना, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का, कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होती है, तो बच्चों ना वो रटते हैं, रट्टा मारते हैं। तो कोई कहेगा कि स्वास्थ्य को लेकर के तो 4 बातें याद करके 4 पॉइंट। क्या क्वेश्चन आता है? हाँ इंग्लिश में बताना। हाँ, इंग्लिश में इसका हो जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट इज, क्या हिंदी में क्या मैं बोला था बताना पहले, स्वास्थ्य का वो क्या रोल है? तो व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन इकोनॉमिक लेवल ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। लेवल क्या? इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, हाँ बोलो। हाँ तो वही चीज है ना, जो अभी हमने कितना पॉइंट पढ़ाया, शिक्षा के बारे में पढ़ाया ने, उसके पहले क्या पढ़ाया था? शिक्षा के पहले वो मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया था, जनसंख्या की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सब है। तो इन सबका रोल होता है, बात समझ में नहीं आई? हाँ, और सुविधा प्राप्त वर्गों पर ज्यादा ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वही कर रहे हैं कि पौष्टिक सेवा, यानी अब अलग अलग जैसे ना जो औरतें वगैरह या जो इसके अंदर जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की दवाइयाँ नहीं मिलती हैं क्या? जाओ हॉस्पिटल में, तो मालूम क्या, अगर हड्डी वगैरह टूट गई है ना, तो पहले कैल्शियम की दवा तुमको डॉक्टर जरूर देगा, जिससे कि हड्डी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, ठीक है ना। हाँ, बैक बोन अगर हो रहा है तो ऐसे में कैल्शियम की दवा तुरंत पड़ाना शुरू कर। स्कूल में भी तो मिलती है। आयरन की दवाइयाँ, कीड़े मारने वाली दवाइयाँ, वो तो महीने से, ठीक है ना। 6 महीने में एक बार। हाँ, पिछले 5 दशकों में भारत के शासकीय और निजी क्षेत्रों में कह रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय, तीनों क्षेत्रों में काफी ज्यादा विकास हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम, अच्छा इसमें अभी और है क्या, एसी से मृत्यु दर? भी तो है। तो मुझे लग रहा है एसी में पढ़ना कि एसी में पढ़ लेना है, तो मैं चलो समझा देता हूँ आज।
तो शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर लिख लो क्वेश्चन। शिशु मृत्यु दर क्या है? व्हाट इज चाइल्ड डेथ रेट? शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मृत्यु दर। हाँ मृत्यु दर क्या है कि एक वर्ष में कितने? एक वर्ष में। हाँ तुमने देख लेना, ढूंढ लेना, इसमें होगा कहीं। मुझे लग रहा है ये रहा मृत्यु दर। लिखा भी नहीं लिखा है? बॉक्स में। हाँ बॉक्स में। हाँ ये एक वर्ष में कितना? एक वर्ष में जन्मे, एक वर्ष में जन्मे प्रति हजार बच्चों, प्रति हजार बच्चों में से मरे हुए, क्या है? मरे हुए बच्चों, मरे हुए बच्चों का अनुपात, मरे हुए बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? बता दो। शिशु मृत्यु दर, शिशु शिशु हाँ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु अनुपात, शिशु मृत्यु दर कहलाता है। लिख लेना, ठीक है ना? और एक होता है दूसरा क्वेश्चन, लिख लो शिशु जन्म दर क्या होता है? शिशु जन्म दर क्या होता है? हाँ शिशु जन्म दर क्या होता है? 1000 जन्मे, एक वर्ष में जन्मे प्रति 1000 बच्चों में बचे हुए, प्रति 1000 बच्चे जितने दे रहे हैं उसमें जितने बचे रहेंगे तो उनका जो अनुपात होता है वह शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ठीक है? हाँ शिशु जन्म दर कहलाता है। मैं क्या बताया था? हाँ ठीक है, शिशु जन्म दर जो बचे हुए हैं शिशु जन्म दर कहलाता है। ठीक है? और एक है ना जीवन प्रत्याशा क्या है? भैया जीवन प्रत्याशा क्या? देखो कह रहे हैं कि जीवन प्रत्याशा का मतलब यही है कि कितने लोग क्या हैं? जीवित हैं। कितने लोग आज की डेट में अभी जीवित हैं। और है आगे जिसमें दिया होगा, हाँ हाँ क्वेश्चन, जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा जीवन प्रत्याशा क्या है?